नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे रिफॉर्म्स के बारे में जो कि अगर इंडिया में होते हैं तो इंडिया जो है बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो का वो ये है कि 5 ऐसे एरियाज़ हैं हमारे देश में जिसमें अगर हमने एक वो कहते हैं ना रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स अगर हम लेकर आए, अगर हम एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेकर आए तो हमारी इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकती है, हमारी जीडीपी बढ़ सकती है, हमारी जो पूरी एक इंडियन सोसाइटी है उसको बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में हम लेके जा सकते हैं। जो हमारा सुपर पावर बनने का जो सपना है उसके हम और करीब आ सकते हैं। तो ये जो 5 रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में अब बात करते हैं। पहला रिफॉर्म होगा जस्टिस रिफॉर्म्स। अब देखिए, जस्टिस रिफॉर्म्स के ऊपर तो लंबे चौड़े लोगों ने वीडियोस भी बना रखे हैं, लंबा चौड़ा लोग डिस्कशन करते हैं कि जजेस की वो बढ़ानी चाहिए, वैकेंसीज बढ़ानी चाहिए या फिर जजेस को हायर करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए एंड ऑल दैट। लॉयर्स के बारे में रूल्स वगैरह बनाए हैं, कोर्ट्स होने चाहिए, बेंचेस होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। बट देखिए क्या है, ये डिस्कशन बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, ये है वो है। बट अब हमें ना प्रैक्टिकल चेंजेस लाने की ज़रूरत है ऑन ग्राउंड एंड हमें अब किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट को भी पुश करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ जब भी कोई इलेक्शन हो तो हमें गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि भैया अगर आप जस्टिस रिफॉर्म्स लाओगे तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। देखिए, जस्टिस रिफॉर्म्स एक ऐसी चीज़ है जो ना केवल मतलब जो इंडियन सोसाइटी है उसको तो अपलिफ्ट करती ही है, उसकी तो मदद करती ही है, बट उसके अलावा जो बाहर से जो बिजनेसमैन आ रहे हैं उनकी भी मदद करती है। कितने लोगों को मैंने देखा है, फॉरेनर्स होते हैं यहाँ इंडिया के बिजनेस करना चाहते हैं बट लीगल पचड़े में पड़ गए और उसके बाद वो केस 5-5 10-10 साल चल रहे हैं। इसके अलावा कितनी इंडियन फैमिलीज़ हैं जो कोई उनके यहाँ कोई क्रिमिनल केस हो गया, कोई सिविल केस हो गया, उसकी वजह से 5-5 10-10 साल उनकी चप्पलें घिस जाती हैं कोर्ट के चक्कर काटते काटते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके चक्कर ही काटते रहते हैं उनके। जस्टिस रिफॉर्म्स जितना जल्दी आएंगे ना, ये जो 4.5 करोड़ केसेस अटके हुए हैं ये जितना जल्दी सॉल्व होगा उतना हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे इकोनॉमी की बात इस वजह से करी, जब कोई आदमी जस्टिस सिस्टम के चक्कर काट रहा होता है ना तो वो कहीं ना कहीं उसका जो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उसको छोड़ के आ रहा है। कहीं ना कहीं जो उसका जिस टाइम को उसको अपने काम में इन्वेस्ट करना चाहिए था उस काम में उसको भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। एंड अगर कोई कोर्ट उसका जो फैसला है 1 या 2 साल में देने की जगह उसको 5-5 10-10 साल लगा दे, तो आप सोच सकते हो कि एक तो उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, प्लस उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है, जो वो उसकी एक वो कहते हैं ना जो वर्किंग लाइफ है वो अफेक्ट होती है, प्लस कॉस्ट कितनी होती है। अब आपको 10 बार कोर्ट के चक्कर काटने और 100 बार कोर्ट के चक्कर काटने हो तो कितने आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, कितना आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है, कितनी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, और प्लस उसके अलावा मेंटल ह्यूमिलेशन अलग से। तो ये जो सारी चीज़ें ना ये हमारे देश के वेलबींग के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए, यहाँ पे जो लोगों की परचेजिंग पावर है या फिर जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। एंड आप मान के चलिए इसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है हमारे देश की जीडीपी के ऊपर भी, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भी अफेक्ट होती है इन सब चीज़ों से। इसके अलावा देखिए, एक सोसाइटी ताकि अच्छी तरीके से चल सके ना उसके लिए ज़रूरी है कि जस्टिस जो है वो टाइम पे दिया जाए। जब तक वो टाइम पे नहीं दिया जाएगा तब तक हम एक वो कहते हैं ना हम एक हैप्पी सोसाइटी की तरफ नहीं जा सकते हैं, हम लोग एक वेल बिहेव्ड और एक डिसिप्लिन सोसाइटी की तरफ नहीं जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट होगा पुलिस रिफॉर्म्स। अब जैसे जस्टिस सिस्टम में हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें पुलिस सिस्टम में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में, एंड जब लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू होता है तो बात आती है पुलिस के ऊपर। बट द थिंग इज़ कि हमें एक पुलिस वाले की तरफ से भी हमें ये देखना चाहिए कि भाई उसकी क्या मजबूरियां हैं, किस वजह से वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वो जो वर्दी में है वो दिन रात मेहनत करते हैं, उनको कभी कभी होली दिवाली की भी छुट्टी नहीं मिलती, बट कहीं ना कहीं उनकी भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग को नहीं पता है। उनकी लाइफ में जैसे पे की प्रॉब्लम हो गई, या फिर आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पुलिस का उसकी प्रॉब्लम हो गई, व्हीकल्स की कमी हो गई, वेपन्स की कमी हो गई जो उनको सेल्फ डिफेंस वगैरह के लिए चाहिए होता है, इन सब चीज़ों की उनको कमियां मिलती हैं। इसके अलावा एक उनको ब्यूरोक्रेसी देखनी पड़ती है। उसके अलावा जो आपके विधायक होते हैं या फिर आपके जो एमएलएज वगैरह होते हैं वो उनको ऐसे नचाते हैं जैसे वो उनके नौकर हों एंड ऑल दैट। जब तक ये पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक पुलिस वाले जो हैं हमारे देश के वो हमारी रक्षा अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे।
देखिए, हमारी आर्मी बहुत अच्छा काम करती है, हमारी एयरफोर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारी नेवी बहुत अच्छा काम करती है, हमारे जितने बीएसएफ हो गए, जितने आर्म्ड फोर्सेस हो गए, वो सब बहुत अच्छा काम करते हैं। बट हमारे जो पुलिस वाले हैं वो भी अच्छा काम करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हमें उनके लाइफ में अब करने की ज़रूरत है। बहुत सारी जगह उनको भी सफ़र करना पड़ता है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, या फिर किसी डेडली कल्प्रिट के साथ वो लोग डील कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी कैजुअलिटीज़ भी हो जाती हैं। हमें उनको डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ देनी होंगी, हमें उनका काम जितना हो सके डिजिटलाइज करना होगा, ताकि जो एक वो होता है ना कि आपको इसकी कॉपी लाओ, उसकी कॉपी लाओ, ये है वो है, ये सारी चीज़ें ना हो, पेपर वर्क कम हो। ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमें हमारे जो पुलिस सिस्टम है उनमें करने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट होगा डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस। मैंने अभी कुछ टाइम पहले श्वेताब गंगवार का एक पॉडकास्ट देखा था वेदांत दृष्टि के साथ, एंड उसमें उसने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। जैसे आप में से जो लोग श्वेताब गंगवार को फॉलो करते होंगे, आपको पता होगा कि उसकी शादी एक यूरोपियन लड़की से हुई है, एंड वो वियना में रहता है। तो वो लखनऊ का रहने वाला है। तो ही वॉज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंसेस कि जब वो लखनऊ में था तो एक कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने होते हैं, जिसमें आपको होता है कि अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जो हैं वो कोई फॉरेन नेशनल हैं तो आपको कुछ अप्रूवल्स वगैरह लेने होते हैं बिफोर गेटिंग मैरिड एंड ऑल दैट। उसने वो पूरा अपना प्रोसेस बताया था, एंड उसने ये चीज़ बताई थी कि उसको कैसे 1.5 से 2 साल लग गए थे उस पूरी चीज़ में। एंड उसका वो प्रोसेस ऐसा था जो उसने पूरा उस पॉडकास्ट में शेयर किया था। अगर आप लोग को टाइम मिले तो कभी आप उसका जो चैनल है गैंगस्टर पर्सपेक्टिव्स, उस पर आप जाना। उसमें अब उसका जो वेदांत दृष्टि के साथ अभी आई गेस 1.5-2 महीने पहले ही उसका एक पॉडकास्ट है, उसमें उसने पूरा वो डिस्कस किया है आधा 1 घंटा लगा के डिटेल में, वो आप देखना। उसमें उसने बताया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो डिजिटलाइजेशन की वजह से जल्दी हो सकती थी, बट उसमें 1-1, 1.5 साल लग गया। और उसके साथ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो अब उसकी वाइफ है, उसने ये कह दिया था कि भाई तुम्हें शादी करनी है नहीं करनी है। आपको एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ठप्पा मार के मिला है, अब आपको दूसरा डॉक्यूमेंट जो है दूसरे ऑफिस से ठप्पा मार के मिलेगा, और वो मिलेगा आपको 1 महीने बाद। अब वो ऑफिस कहाँ पे है, वो 1 किलोमीटर दूर ही है। ऐसी अगर चीज़ें हों तो उसने ये बात बोली, कहता है यार आप उसकी स्कैन कॉपी लेके भेज दो, आप उसको ईमेल के थ्रू भेज दो, आप एक डिजिटलाइज्ड सिस्टम ले आओ जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जल्दी हो जाए, जल्दी सब अप्रूवल्स हो जाए और हमें इतना चक्कर ना काटना पड़े। बट फिर भी उस प्रोसेस को 1.5 से 2 साल लग गए। ये क्या दिखाता है? मैंने श्वेताब का एग्जाम्पल आपके सामने इस वजह से लिया क्योंकि आप चाहो तो उसके चैनल पे जाके पूरा वो कॉन्वर्सेशन जो उसकी वेदांत दृष्टि के साथ है वो सुन सकते हो। उसने पूरा डिटेल में बताया है, एंड उसने एट द एंड यही बोला कि अगर गवर्नमेंट ऑफिसेज में डिजिटलाइजेशन आ जाए तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो तेज हो जाएंगे। आपको पता नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में ऐसी तरीके से काम होता है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो डिजिटलाइजेशन से सॉल्व हो सकती हैं। हम लोग को जहाँ किसी प्रोसेस में 1-1 साल लगता है ना, हम उसको आराम से 10-10, 15-15 दिन में कर सकते हैं उन प्रोसेसेस को। तो एक जो कहते हैं ना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस, ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्लस एक कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट को नहीं पता राइट क्या कर रहा है, राइट को नहीं पता लेफ्ट क्या कर रहा है। एंड प्लस हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको भी अब ये देख के हायर करना चाहिए कि भाई आपको कंप्यूटर चलाना आता है नहीं आता है, आप जो है अच्छी तरीके से जो डिजिटल हमारे प्रोसेसेस हैं उनको समझ सकते हैं नहीं समझ सकते हैं। देखिए अब वो टाइम नहीं रहा है जब हम ये कहें कि हाँ भाई बस एक सरकारी नौकरी का पेपर दे दो और उसके बाद फिर इनको गवर्नमेंट ऑफिसर बना दो, इनको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, इनको जॉब सिक्योरिटी मिल रही सब कुछ है। उसका टाइम नहीं है। अगर हमें एक्चुअल में चेंज लाना है, देखिए पिछले 5 साल में बहुत बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन आया है। बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो सिंप्लीफाई हो गए हैं। जीएसटी कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया। मैं तो जब मैं अपना काम करता था ई-कॉमर्स का तो मैं वैट में भी रहा हूँ और उसके बाद मैंने जीएसटी में भी रहा हूँ। वैट और जीएसटी में इतना फ़र्क हो जाता था, जीएसटी में सारा काम ऑनलाइन हो जाता था, एंड वैट में उनके वहाँ जो वैट ऑफिस था वहाँ जाना पड़ता था। एंड फिर जब भी आप फाइलिंग के लिए जाओ तो वहाँ पियोन आपसे 100-200 रुपये और मांग लेता था। तो ये जो सारी बॉटल नेक्स है ना, ये सब की सब एलिमिनेट हो जाएंगी। एंड जितना डिजिटलाइजेशन होगा, अभी जैसे एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि आपके जो भी ड्राइविंग लाइसेंसेस वगैरह होते हैं, इंश्योरेंस के कागज़ होते हैं, आप उसकी सॉफ्ट कॉपी फ़ोन में रखिए। आपको ओरिजिनल कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं। कोई पुलिस पकड़े आपको गाड़ी चलाते हुए कुछ भी है, आप फ़ोन में उसको दिखा सकते हो या फिर डिजी लॉकर में आप रख सकते हो। सिमिलरली हमारे जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनका सारा डेटा
अच्छी तरीके से कंप्यूटर में हो, ये नहीं कि वो फाइलों का पूरा पहाड़ बना हुआ है, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए फाइलों का ऐसे पहाड़ वगैरह बनने लग जाएंगे तो फिर जगह भी आपकी घिरेगी, एंड फिर वो इट इनवाइट्स इनएफिशिएंसी। यू आर बुकिंग योर सेल्फ फॉर ह्यूमिलेशन एंड मतलब वो पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है किसी भी आदमी के लिए। तो हमारे जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, हमें वहाँ पे डिजिटलाइजेशन लाना बहुत ज़रूरी है, एंड प्लस एफिशिएंसी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट होगा मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स। अब मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स जो है एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है। इसमें बेसिकली मेरे ख्याल से डिफेंस, स्पेस इक्विपमेंट और एक सेमीकंडक्टर्स, एंड उसके अलावा टेक्सटाइल्स एंड टॉयज़, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें जितना हो सके बहुत तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। देखिए अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, आपको पता है कि हम लोग रशिया पे डिपेंडेंट है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस आइटम्स। इसके अलावा आप ये देखिए कि स्पेस रेस भी एक चलती है। उसके अलावा सेमीकंडक्टर आगे जाके बहुत बड़ी चीज़ बनेगी। जिसके पास सेमीकंडक्टर की पावर होगी ना, वो दुनिया को रूल करेगा। हमें इन तीनों चीज़ों में खासकर टॉयज़ और टेक्सटाइल्स तो हैं ही। टॉयज़ और टेक्सटाइल्स तो मैंने इस वजह से बोला कि वो एक बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ दे सकते हैं उसमें। बट ये जो तीनों सेक्टर्स हैं ये भी लेबर इंटेंसिव है, एंड प्लस ये अब हमारे देश के जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा एक मेरे ख्याल से ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कह लो आप, एंड एक इथेनॉल का प्रोडक्शन, ये दोनों चीज़ें भी अब बहुत ज़रूरी हो गई हैं। आपने देखा ना अभी क्रूड ऑयल का प्राइस क्या हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग को कितनी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी है, इन्फ्लेशन अलग से हो जाता है। तो नाउ इट इज़ द टाइम कि ये जो कुछ चीज़ें ना, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, चाहे प्रोडक्शन हो गया, चाहे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का हो, चाहे फिर ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हों, इन सबको अब हमें एक बहुत तेज़ी से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। बहुत तेज़ी से हमें इसमें ग्रोथ की ज़रूरत है। जितना तेज़ी से हम ग्रो करेंगे उतना हमारी कंट्री के लिए, हमारे जियोपॉलिटिक्स के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, एंड हमारे इंडिया की डिप्लोमेसी कह लो आप, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट होगा रूरल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब देखिए रूरल सेक्टर के जो रिफॉर्म्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एग्रीकल्चर आ जाता है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, रोड, सड़कें, आपकी रेलवेज, ये सब आ जाता है। उसके अलावा आपका जो वहाँ का रियल एस्टेट होता है, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, वो भी सब चीज़ें आ जाती हैं। ये जो सारी चीज़ें ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए क्या है, चाइना में जब 1980 में ग्रोथ स्टार्ट हुई थी ना, तो मेनली उनका जो फोकस था वो एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल इकोनॉमी पहले था। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स करने के लिए हमें नई मशीन्स चाहिए, हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए, हमें नई नई सीड्स, क्रॉप्स, इन सब चीज़ों की भी हमें वो चाहिए, क्वालिटी चाहिए, नई तरीके की वेराइटीज़ चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एमएसपी मिले फार्मर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा उनका डेवलपमेंट हो। जितना हम इन सब चीज़ों पे काम करेंगे उतना उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जितना उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उतना वो रूरल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट आपका करेंगे। तो इसलिए रूरल सेक्टर के जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब 1980 में चाइना ने क्या करा, उन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करे, उन्होंने रूरल सेक्टर के रिफॉर्म्स करे, जिसकी वजह से रूरल इकोनॉमी ने पहले तो टायर 3 सिटी की इकोनॉमीज़ को कंट्रीब्यूट करा, फिर टायर 2 सिटीज़ को बढ़ाया, फिर टायर 1 सिटीज़ को बढ़ाया, फिर मेट्रो सिटीज़ को भी बढ़ाया। धीरे धीरे करके जो अपलिफ्टमेंट है ना, वो पूरा होता चला गया। एंड सबसे बड़ी बात क्या थी, जो एक्चुअल में पॉवर्टी लाइन से नीचे थे ना, उन पर फोकस हुआ था। इसी वजह से 1980 से लेकर 2010 के बीच में चाइना ने कम से कम 70 से 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आ गए। वो इसी वजह से लेकर है क्योंकि उनका फोकस था मेनली एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी पे। एंड हमारे देश में आप मान के चलिए 80 से 90 करोड़ लोग रूरल इकोनॉमी में ही रहते हैं। उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी है। हमें अगले 20 सालों में इन 80-90 करोड़ लोगों का अपलिफ्टमेंट करना है। इनका जब अपलिफ्टमेंट होगा तो ये ऑटोमेटिकली इंडिया की जीडीपी को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये वाले जो रिफॉर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे इसमें आपको नए टूल्स देने हो फार्मर्स को, नई मशीन्स देनी हो फार्मर्स को, रोड नेटवर्क इम्प्रूव करना हो, रेलवेज़ इम्प्रूव करने हो, बस सिस्टम्स इम्प्रूव करने हो, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना हो, नए नए टूरिस्ट प्लेसेस वहाँ पे बनाने हो, या फिर वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ाना हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी हो, कुछ भी करना हो, या एमएसएमई सेक्टर को वहाँ पे बढ़ाना हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत तेज़ी से इसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब ये जो मैंने 5 एरियाज़ आपको बताए हैं, ये 5 एरियाज़ ऐसे हैं, अगर अगले 10 से 15 साल हमने इन 5 एरियाज़ पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया तो मेरे ख्याल से इंडिया विल बी अ सुपर पावर इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स।
एंड हम आराम से $20 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकते हैं। आई नो कि आपको सुन के लग रहा होगा कि अरे यार अभी तो हम 5 ट्रिलियन नहीं हुए, तुम 20 ट्रिलियन की बात कर रहे हो। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये 5 चीज़ें जो हैं किसी भी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड ये 5 चीज़ें हमें हेल्प करेंगी टू अचीव अ ग्रोथ रेट विच विल ईजिली हेल्प अस इन रीचिंग $20 ट्रिलियन बाय 2040 और 2045। इसके अलावा और कौन से एरियाज़ हैं जहां आपको लगता है कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? आई नो बहुत सारी ऐसे चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी कि यार आपने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला एंड ऑल दैट, बट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, एंड क्या और भी कुछ ऐसे रिफॉर्म्स है जो हम लोग कर सकते हैं इंडिया को एक सुपर पावर बनाने के लिए? कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।